मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गरबीली। लांग सात लंबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली। टूटी नहीं कि लगा अभी तक उपनिवेश का ताग। अब बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या कि जगाऊं आग। उठ गडराते ओवल खाते विजयी भारत वर्ष। नक्षत्रों पर बैठे पूर्वज माप रहे उत्कर्ष। ओ पूरब के पलई पंथी, ओ जग के सेनानी। होने दे भूकंप की तूने आज भ्रकुटियां तानी। नभ तेरा है तो उड़ते हैं वायुयान 21 के। भुजबद्रों पर मोती स्वर्ण को देख लिया है कस के। तीन ओर सागर तेरा है, लहरें दौड़ी आती। चरण भुजा कटिबंध देश तक बेअभिषेक सजाती। क्या लहरों से खेल रहे वे हैं जलयान तुम्हारे नहीं। अरे तो हटो न अब तक लहरों के हत्यारे। वह छूटी बंदूक गोलियां क्या उधार है आई। तो हमने किसी की करुणा से यह आजादी पाई। उठ पूरब के प्रहरी, पश्चिम जांच रहा घर तेरा। साबित कर तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा, होता विश्व सवेरा। मुक्त गगन है, मुक्त पवन है। माखनलाल चतुर्वेदी की मुक्त गगन है, मुक्त पवन है कविता से आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 8 में पीटी 4 का जो आपका सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें जो आपका पाठ संख्या 13 है, जो आपका पाठ संख्या 13 है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। आज हम सभी लोग इसका रिवीजन क्लास एक करने आए हैं ताकि सारांश के रूप में आप समझ सकें कि उपसर्ग, प्रत्यय और समास क्या कहते हैं। दरअसल सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं उपसर्ग की। तो मैंने आपको अक्सर बताया भी था, अगर आपसे कोई पूछे कि उपसर्ग शब्द की परिभाषा क्या है तो आप क्या बताएंगे? वे शब्दांश जो मूल शब्द के, वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर, मूल शब्द के आगे जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हो, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हो, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। परिवर्तन ला देते हो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक शब्दांश है अति, और इस शब्दांश का जो अर्थ होता है अधिकता होता है। इस शब्दांश में मैंने अधिक शब्द को जोड़ दिया है, तो जो हमारा नया शब्द बनकर के आया है वो है अत्यधिक। तो इस तरह उपसर्ग वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हो, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ये रही आपकी परिभाषा, जिसको आप अच्छे से स्पष्ट भी कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। जैसे अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक।
अब बहुत से ऐसे आपके मूल शब्द हो सकते हैं जिनमें आप उपसर्गों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें जानना है कि उपसर्ग के प्रकार। अगर हम बात करते हैं कि उपसर्ग के प्रकारों की, तो उपसर्ग के प्रकार आप में से कौन बताना चाहेगा? उपसर्ग के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। कितने प्रकार की उपसर्गें होती हैं? 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग सबसे ज्यादा हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि भाषासु मुख्य मधुर दिव्य गीवण भारती तस्मादपि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में कोई मुख्य और मधुर भाषा है तो वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा के आज अनेक शब्दों को उठा करके हमने अपनी हिंदी भाषा में लाके रख दिया है, इसलिए संस्कृत के उपसर्ग हो गए। संस्कृत के बाद आपके हिंदी के उपसर्ग हो गए। हिंदी के उपसर्ग हो गए। हिंदी के उपसर्ग के बाद आपके आते हैं उर्दू और फारसी के उपसर्ग। उर्दू और फारसी के उपसर्ग। उर्दू और फारसी के उपसर्ग। इसके बाद आपके आते हैं विदेशी उपसर्ग। देखिए, जो भाषाएं विदेशी है, विदेशी अर्थात जो भाषाएं हमारे देश में जिन भाषाओं के शब्द हमारे देश में यूज किए जाते हैं लेकिन वो विदेशों की मूल भाषाएं होती हैं, ऐसे शब्दों को हम विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो विदेशी भाषा के उपसर्गों को भी अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इनमें कई सारे आ जाते हैं, जैसे अंग्रेजी के उपसर्ग, जैसे तुर्की के उपसर्ग, ठीक है। इसके बाद आपके जैसे आएंगे पुर्तगाली, और इसके बाद आपके आते हैं जापानी। तो इन भाषाओं के भी अपने एक उपसर्ग होते हैं, लेकिन विदेशी भाषा के उपसर्गों में मूल रूप से जो हमारा फोकस होता है वो केवल और केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों पर होता है, क्योंकि भारत की भाषाओं में जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, वो अंग्रेजी भाषा के शब्दों का रहता है। अब प्रश्न हमारा उठता है कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग आखिर वे होती कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जैसे हम लोग बात करते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग। तो संस्कृत भाषा के अगर हम उपसर्गों की बात करें, संस्कृत भाषा के उपसर्ग, तो संस्कृत भाषा का जो उपसर्ग है, जैसे पहला उपसर्ग आपका आ गया अति प्लस अंत बराबर जो नया शब्द आपका बन रहा है वो बन रहा है अत्यंत। इसके बाद संस्कृत भाषा का जो उपसर्ग है प्र, मूल शब्द इसमें जुड़ गया कार, शब्द आपका बन गया प्रकार, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो परि, और आगे जोड़ते हैं चय, ठीक है। या यहां पे आप चेंज भी कर सकते हैं, आप यहां पे क्या सकते हैं, आप यहां कर सकते हैं परि प्लस मार, और आपका शब्द बन जाता है परिमाण। अगर हम हिंदी भाषा के उपसर्गों की बात करते हैं, हिंदी भाषा के उपसर्गों की अगर हम लोग बात करें, हिंदी भाषा के उपसर्ग, तो हिंदी भाषा के उपसर्गों की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो उदाहरण देखने को मिल रहे हैं वो कुछ इस प्रकार हिंदी भाषा के उदाहरण हो सकते हैं। जैसे आपका दे दिया को प्लस मार्ग, शब्द आपका बन गया होगा कुमार। उपसर्ग यहाँ पे दे दिया आपको सु प्लस मार्ग बराबर आपका यहाँ पे क्या हो गया सुमार्ग। तीसरा आपको दे दिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपका जो उपसर्ग के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं वो यहाँ पे आपका आ सकता है अन, और यहाँ पे हो सकता है आवश्यक, शब्द आपका बन गया अनावश्यक, अनावश्यक। तीसरा जो हमारा उपसर्ग आता है, एक संस्कृत भाषा का उपसर्ग हो गया, हिंदी भाषा का उपसर्ग हो गया। तीसरा जो हमारा आता है उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के अगर हम उपसर्ग की बात करें, उर्दू फारसी के उपसर्ग की बात करें तो इसमें एक हो गया वे, ठीक है। वे एक शब्द हम प्रयोग करेंगे खौफ, शब्द आपका बन जाएगा वे खौफ, ठीक है। दूसरी हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं बद, एक उपसर्ग हो गई, और चलन आपका मूल शब्द हो गया, शब्द आपका बन चलता है बद
चलन। तीसरा यहाँ पे हो सकता है आपका बद प्लस होता है तमीज, यहाँ पे शब्द बन जाता है वद तमीज। ठीक है, तो इस तरह से उर्दू फारसी के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं अंग्रेजी के उपसर्गों की, तो अंग्रेजी भाषा के जो हमारे उपसर्ग हैं उनका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं? अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, तो अंग्रेजी भाषा के जो हमारे उपसर्ग हैं, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, तो अंग्रेजी भाषा के जो हमारे उपसर्ग हैं उनमें हम रख सकते हैं, जैसे हमने कह दिया सब, और आगे मूल शब्द हमने जोड़ दिया इंस्पेक्टर, तो मूल शब्द और सब उपसर्ग हमने जोड़ दिया, हमारा शब्द क्या बन गया? सब इंस्पेक्टर। ठीक है, उपसर्ग हमने जोड़ दिया चीफ, मूल शब्द हमने जोड़ दिया प्रॉक्टर, शब्द आपका क्या बन गया? चीफ प्रॉक्टर। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल और हम इसका दे सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग मैंने जोड़ दिया 22, मूल शब्द हमने जोड़ दिया प्रेसिडेंट, और शब्द आपका बन गया 22 प्रेसिडेंट। तो इस तरह से जो उपसर्ग है उसको मैंने अच्छे से डिफाइन किया है, इसको आप अच्छे से समझ लें। अगर यहाँ से और भी कोई प्रश्न आपके समझ में आता है तो डेफिनेटली आप बाद में मुझे बता सकते हैं। रफ करते हैं हम लोग उपसर्ग को, और इसके बाद अगली कड़ी में हम सीधे जुड़ते हैं प्रत्यय से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय वे शब्दांश जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर मूल शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, जबकि स्वतंत्र रूप से शब्दांशों का कोई भी औचित्य अर्थात कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो प्रत्यय की बात करते हैं, हम लोगों ने उपसर्ग को कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग प्रत्यय की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा की बात करते हैं। अगर हम प्रत्यय की परिभाषा की बात करते हैं तो कर सकते हैं कि मूल शब्दों के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। मूल शब्दों के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण हम इस तरह से कुछ दे सकते हैं कि जैसे सुंदर आपका मूल शब्द हो गया, इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द आपका बन गया सुंदरता। अब बात हम लोग करने जा रहे हैं कि प्रत्यय के आखिर प्रकार कितने होते हैं। तो प्रत्यय के अगर हम लोग प्रकार की बात करते हैं तो प्रत्यय के 2 प्रकार। तो प्रत्यय के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं कृत प्रत्यय, कई बार इसका नाम जो है वो कृदंत हो जाता है, कृदंत प्रत्यय, यानी कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय एक ही बात होती है। और दूसरा आपका होता है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। देखिए, अगर संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास किया जाए तो आप क्या कह सकते हैं कि क्रिया के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश, अर्थात कृत प्रत्यय उनको कहा जाता है जो क्रिया के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं। ठीक है, और तद्धित प्रत्यय हम उनको कह सकते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के साथ जुड़ते हों, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हो, इनको हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। तो ये आपका कृत प्रत्यय हो गया और ये आपका तद्धित प्रत्यय हो गया। अब नेक्स्ट, अगर यहां से हम लोग उदाहरण की बात करते हैं तो चल,
एक धातु हो गई, और आपको बताते थे कि धातु कहते किसे हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो चल क्या हो गया? ये मूल शब्द हो गया। ना क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। और जो नया शब्द बनता है वो क्या बनता है? चलना। तो ये जो उदाहरण है, ये चलना उदाहरण जो है कृत प्रत्यय का हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की, तो तद्धित प्रत्यय की अगर हम बात करते हैं तो तद्धित प्रत्यय का जो हमारा उदाहरण हो सकता है तद्धित प्रत्यय का, वो कुछ इस तरह हो सकता है। जैसे मैंने आपको शब्द दिया सुंदर, तो सुंदर एक शब्द है, ठीक है, सुंदर एक शब्द है, इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द आपका बन गया सुंदरता। ऐसे ही एक शब्द है अपना, ठीक है, अपना शब्द सर्वनाम है और इसमें पन प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द बन गया अपना पन। ऐसे ही एक शब्द है आपका भारत, शब्द संज्ञा है, प्लस हमने प्रत्यय इसमें ईय जोड़ दिया, तो शब्द आपका बन गया भारतीय। भारत प्लस ईय बराबर भारतीय। तो ता, पन, ईय और ना, ये सब क्या है? प्रत्यय का बोध कराते हैं। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि मूल शब्दों के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुंदर प्लस ता बराबर सुंदरता, इसमें सुंदर मूल शब्द हो गया, ता इसमें प्रत्यय हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मूल शब्दों के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। क्रिया के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? जो है कृत प्रत्यय कहलाते हैं, क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाले, ठीक है। और तद्धित प्रत्यय क्या कहलाते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। मूल शब्द है चल, प्रत्यय है ना, नया शब्द बन गया चलना। सुंदर प्लस ता बराबर सुंदरता, अपना प्लस पन बराबर अपनापन, भारत प्लस ई बराबर भारतीय। तो इस तरह से हम लोगों ने आज प्रत्यय को भी समाप्त कर दिया। रिवीजन क्लास है, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार क्लास में आपने पढ़ा भी है, एक बार आप विशेष रूप से यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रिवीजन के बाद मुझे नहीं लगता है कि एक भी प्रश्न इन टॉपिक से आपका अछूता रहेगा, और निश्चित तौर पर आप अपनी परीक्षाओं में एक बेहतर प्रदर्शन करेंगे, बेहतर परिणाम लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये सब आप जानते हैं। निश्चित तौर पर शिक्षा एक ऐसा शास्त्र है, शिक्षा एक ऐसा शास्त्र है जिससे आप संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिसके पास सब कुछ है और शिक्षा नहीं है, समझ लो उसके पास कुछ नहीं है, और जिसके पास शिक्षा है, एजुकेशन है, उसके पास सब कुछ है। शिक्षा से सब कुछ हम कर सकते हैं, सब कुछ हम अपना कर सकते हैं, सब कुछ पर हमारा नियंत्रण हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिनके पास शिक्षा होती है उनको विद्वान कहा जाता है। और संस्कृत भाषा में एक कहावत है कि स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा अपने ही देश में होती है, लेकिन जो विद्वान पुरुष होते हैं सर्वत्र पूजते, यत्र तत्र सर्वत्र, यहां भी वहां भी और सर्वत्र, हर जगह पूजा होती है। इसलिए साथियों, छात्रों, आपको स्कॉलर बनना है, विद्वान बनना है, तो निश्चित तौर पर एक एक टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर करते चलिए, ताकि आपको कोई भी समस्या कहीं पर से होने वाली नहीं है। एक अंतिम प्रश्न, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को एक साथ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया है, जैसे एक आपका ये समाज क्या हो गया? ये मूल शब्द हो गया। दोनों टॉपिक्स को एक में क्लियर करने के प्रयास में पूरा कर रहा हो, आप समझिएगा। और जब भी आपको ये वीडियो मिले तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके अपने प्रश्नों का समाधान जरूर करिए, अपनी समस्याओं को ओपन करिए ताकि उसका हम समाधान कर सकें, आपको सॉल्यूशन दे सके। लेकिन निश्चित तौर पर कमेंट और लाइक करके आप बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल है और लगता है कि इस तरीके की वीडियो आपके लिए जरूरी है हर एक चैप्टर की, तो जरूर प्रत्येक छात्र छात्रा कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। मूल शब्द हो गया आपका समाज। अब मैंने ध्यान करिए, मैंने आपको क्या अभी पढ़ाया था कि मूल शब्दों के पहले जुड़ने वाले शब्दांश, मूल शब्दों के पहले जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं और मूल शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि सर एक ऐसा शब्द बताइए जिसमें उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो, तो मूल शब्द आपका हो गया समास, समाज। और यहां पे आ आपने जोड़ दिया उपसर्ग और इक जोड़ दिया प्रत्यय। अब आपका जो नया शब्द बन जाता है, नवीन शब्द बन जाता है जो आपका, वो शब्द आपका हो जाता है असामाजिक। असामाजिक, असामाजिक, ठीक है। उपसर्गों का अपना एक अर्थ होता है, मैंने बताया है उपसर्ग के रूप में जो शब्दांश होते हैं उनका एक अर्थ होता है। आ उपसर्ग का जो अर्थ है वो नहीं, आ उपसर्ग का जो अर्थ है वो नहीं, ठीक है। समाज जो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जो लोग सोशल होते हैं, और एक एक प्रत्यय है क्योंकि प्रत्यय शब्दांशों का कोई भी अपना अर्थ नहीं होता है, प्रत्यय शब्दांशों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग शब्दांशों का अपना एक अर्थ होता है, इसलिए आ उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं। समाज हो गया आपका मूल शब्द। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, आगे जब सिंटेक्स टॉपिक पढ़ाएंगे, वाक्य विचार पढ़ाएंगे, तो आपको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। समाज एक मूल शब्द है जिसमें आ एक उपसर्ग है, एक प्रत्यय है, तीनों के योग से बनने वाला जो नया शब्द है असामाजिक। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक असामाजिक शब्द में उपसर्ग छांटिए, आपकी उपसर्ग हो गई। असामाजिक शब्द में प्रत्यय छांटिए, प्रत्यय आपका ईक हो गया। असामाजिक शब्द में मूल शब्द छांटिए, मूल शब्द आपका निकल करके क्या गया, समाज। अब हम चाहते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय जैसे टॉपिक जो बिल्कुल सिंपल है उनको आप अच्छे से समझ गए होंगे, और मेरा उद्देश्य तब जाकर के सफल होगा, मैं अपने लक्ष्यों को तब हासिल कर पाऊंगा जब हमारी क्लास का एक छात्र, एक छात्रा हमारी क्लास का बेहतरीन रिजल्ट दे सके। उसको ओरल रूप से मौखिक परीक्षा में चाहे उससे पूछ लिया जाए प्रश्नों को, या लिखित परीक्षा के रूप में पूछा जाए, सबका उत्तर एक होना चाहिए, सबका उत्तर सही होना चाहिए। निश्चित तौर पर वो एक बेहतर रिजल्ट दे सकेगा, और हम उम्मीद करते हैं आपसे किसकी, एक बेहतर रिजल्ट की। क्योंकि आप मेहनत उनके साथ कीजिए जो स्वयं मेहनत करते हैं, हम स्वयं में मेहनत करते हैं आपके लिए। इसलिए जुट जाइए, लग जाइए, बात मान लीजिए कि निश्चित तौर पर अगर आपको एक ब्राइट स्टार बनना है, चमकता सितारा बनना है, तो निश्चित तौर पर आपको इन विषयों के साथ किसी भी तरीके का नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, कर लो दुनिया मुट्ठी में, आप कर सकते हैं। आपको बता रहा हूं कि सिर्फ मुट्ठी भर संकल्पवान लोग, जिनकी अपने धर्म के प्रति, जिनकी अपनी लक्ष्य के प्रति, जिनकी अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ निष्ठा शक्ति होती है, वे इतिहास की धारा बदल सकते हैं, इतिहास की धारा बदल सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो आपका समास। समास शब्द की अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो समास शब्द की परिभाषा क्या हो सकती है, दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से समास की रचना होती है। समास की रचना होती है। समास शब्द का अर्थ संक्षिप्त होता है। समास शब्द का अर्थ संक्षिप्त होता है। समास में विग्रह होता है। विग्रह शब्द का अर्थ, विग्रह शब्द का अर्थ अलग होना होता है।
अलग होना होता है। समास के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, कर्मधारय समास। नंबर 4, द्विगु समास। नंबर 5, द्वंद्व समास। और नंबर 6 आपका आ जाता है बहुव्रीहि समास। अब जब भी हम लोग समास की चर्चा करते हैं, समास टॉपिक पे बात करते हैं, समास को फोकस करते हैं समझने का, तो निश्चित तौर पर हम अपने सभी छात्रों को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो अव्ययी भाव, इसके बाद आपका आ गया तत्पुरुष, तत्पुरुष, इसके बाद आपका आ जाता है कर्मधारय, कर्मधारय के बाद हमने लिया है द्विगु समास को, और द्विगु समास के बाद मैंने लिया है द्वंद्व समास को, और अंतिम मैंने लिया है बहुव्रीहि समास को। ठीक है, तो प्रधानता के आधार पे हमें बताना अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान। कर्मधारय समास की बात करें तो इसका जो प्रथम पद है वो विशेषणवाची होता है। कैसा होता है? विशेषणवाची होता है, अर्थात इसमें प्रथम पद में विशेषण होता है, द्वितीय पद में विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य के बारे में मैंने आपको बताया भी था। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बतलाता है वह विशेषण कहलाता है। अर्थात संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, या आप कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द जो है वो विशेषण होते हैं। प्रविशेषण, प्रविशेषण उन्हें कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं। जैसे किसी ने कहा गाय काली है, तो गाय शब्द संज्ञा हो गई, संज्ञा अर्थात विशेष हो गया, काली शब्द विशेषण का प्रयोग कर रहा है, यहाँ पे रंगबोधक विशेषण हो गया है। इसलिए यहाँ पे प्रविशेषण को बताना है तो आप कह सकते हैं गाय बहुत काली है, तो बहुत शब्द काले के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसलिए विशेषण की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। इसके बाद द्विगु समास आता है, इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। प्रथम पद कैसा होता है? संख्यावाची होता है, प्रथम पद इसका संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास के बाद बात करें तो दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास के, और कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ये किस में आता है? बहुव्रीहि समास में। परीक्षा में आपसे प्रश्न कई तरीके के पूछे जा सकते हैं कि किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है। बेवा समास का प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषणवाची होता है, और द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, द्वंद्व समास का प्रथम पद
इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो प्रधानता के आधार पर अगर आपसे डिस्कस किया जाए तो आप निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसको बहुब्रीहि कहते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययीभाव समास होता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। और जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो ये आपके हो गए समास। समास में हमेशा दो पद होते हैं, समास में हमेशा दो पद होते हैं, समास के दो पद होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें वनगमन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग समस्त पद या समास कहेंगे। और अगर हमने कह दिया वन को जाने वाला, वन को जाने वाला, तो इसे हम लोग समस्त विग्रह कहेंगे। समस्त विग्रह हम इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि को जो है वो एक कारक चिन्ह है। को हमारा क्या है, ये हमारा कारक चिन्ह है। तो आप सबको पता है कि हिंदी विषय में अगर हम बात करें तो कारक हिंदी विषय में कितने होते हैं, 8। और ये 8 कारक कौन कौन से होते हैं, सब आप सबने पढ़ा होगा। सबसे पहले आता है आपका कर्ता कारक, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा कर्म कारक, करण कारक। इसके बाद आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। इसके बाद आपका आ जाएगा अपादान कारक। इसके बाद आ जाएगा आपका संबंध कारक। और इसके बाद आ जाएगा आपका अधिकरण कारक। इसके बाद आपका आ जाता है संबोधन कारक। जब भी हम समास पढ़ते हैं तो समास में हम कर्ता छोड़ देते हैं, संबोधन छोड़ देते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने उपसर्ग, प्रत्यय और समास का जो फास्ट रिवीजन किया है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि जिसने समझा वक्त को उसको तो मिटना ही पड़ा है। गर्व बच गया तलवार से, फूलों से लड़ना ही पड़ा है, फूलों से लड़ना ही पड़ा है। एक बार फिर से आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि उपसर्ग, प्रत्यय और समास का अगर कोई भी प्रश्न अब भी आपके पाठ्यक्रम में समझ में नहीं आ रहा है तो निश्चित तौर पर उसे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। ये प्रस्तुति दक्षा इंटरनेशनल की ओर से थी, रहेगी और है। धन्यवाद।